देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नया नया काम ही लगा था एक स्टेशन मास्टर का, लेकिन एक ऐसा स्टेशन जिसके बारे में लोग भूत प्रेत मौजूद होने का दावा करते थे। इस स्टेशन का नाम तो मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन डरावने और ख़तरनाक इस स्टेशन को लोगों के द्वारा भूत पिशाच का घर भी माना जाने लगा था। शुरुआत में मैं भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक वक्त की बात है जब अचानक से ही मेरी ड्यूटी को रात में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यह तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों मगर मेरी तनख्वाह को बढ़ा दिया गया। दरअसल मेरी महीने की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिसे देखकर मैं भी हैरान था। मगर अभी तो रात का सफ़र बाकी था। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मेरे पास घर से निकलने के लिए बाइक का कोई भी जुगाड़ नहीं था, जिस वजह से मैं पैदल ही स्टेशन का सफ़र तय करता। मैं दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास घर से निकल जाता और पैदल ही सफ़र तय करता हुआ शाम के लगभग 4 बजे के आसपास आराम से टहलते हुए पहुंच जाता। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी थी। दरअसल मुझे अपनी बुआ के घर जाना था और वहीं से मैं सीधा स्टेशन के लिए भी निकलने ही वाला था। उस जगह से स्टेशन की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी और मुझे वहाँ पर गए काफ़ी दिन बीत चुके थे। जब मैं अपनी बुआ के घर पर पहुँचा तो बातों ही बातों में मुझे उस स्टेशन के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने मुझे बताया कि जिस स्टेशन पर मैं अभी काम करता हूँ वह स्टेशन भूत प्रेत का घर माना जाता है। ये सुनने के बाद मैं तो एकदम हैरान रह गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सब काफ़ी समय से रहते हैं तो शायद उन्हें पता होगा। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है ये सुनी सुनाई बातें हों, इन पर क्या ही विश्वास करना। उस स्टेशन पर काम करते मुझे लगभग अब 3 महीने बीत चुके थे। मैंने उनकी बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। शाम के लगभग 3 बजे मैं अपनी बुआ के घर से निकल गया। आज मौसम काफ़ी सुहावना लग रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी के इस माहौल के अंदर दिल को एक अलग प्रकार की सुख की प्राप्ति करवा रही थी। इसी बीच हवा से बातें करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैं कब स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा एकदम वहाँ की चुप्पी को बयां कर रहा था और चारों तरफ मुझे स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद अब वह स्टेशन मास्टर यहाँ से निकलने वाला था। फिर मैंने तुरंत ही वहाँ का रूम बुक किया और सीधा कमरे के अंदर पहुँच गया। लेकिन निवास ने मुझे जाते वक्त जो कहा उसे सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। दरअसल उसने मुझसे कहा कि भाई साहब, रात में यहाँ पर संभल कर रहना ही उचित होगा। मुझे कोई तर्क नहीं बैठा और मैंने उसकी बातों को जानने की कोशिश की तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। गर्मियों के इस मौसम में शाम के लगभग 7 बज चुके थे और अब सूर्य अपनी किरणों को ढक चुका था। धीमे धीमे अंधेरे का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था, जिस वजह से धीरे धीरे सन्नाटा भी अपनी चरम सीमा पर था। ट्रेन के आने का कोई भी निर्धारित समय नहीं था। दरअसल आज ट्रेन का इंजन खराब चल रहा था। वह एक ट्रेन जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी ज़्यादा देरी से चल रही थी और ऊपर से अब धीरे धीरे सुहावने मौसम का अंत भी होने जा रहा था। चारों तरफ छाया हुआ घनघोर अंधेरा इस सन्नाटे की चुप्पी के साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट को भी अपने साथ लेकर अंधेरे में लौट चुका था। ट्रेन के आने का कोई भी वक्त नहीं था। बस चारों तरफ सन्नाटे के अलावा सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गाड़ी, जिसका कलर एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था, वह मुझे पटरियों के पास खड़ी हुई दिखाई देने लगी। मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो उसके अंदर कुछ आदमी बैठे हुए थे जो शराब के नशे में थे, जिस वजह से उनसे बात करना भी लगभग अपने दिमाग खराब करने जैसा था। मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा मुंह नहीं लगाया और फिर उन्हें वहाँ से निकलने का मैंने इशारा किया। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी वहाँ से निकली कि अचानक से मैंने देखा कि उस गाड़ी के पीछे मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज़ के साथ साथ कई और निशान दिखाई देने लगे। यह निशान एकदम लाल लाल नज़र आ रहे थे, वरना सड़क के ऊपर निशान का इस तरीके से चित्र बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी।
ज़रूर यहाँ पर कोई गड़बड़ थी। फिर एक बार मैंने अपनी आंखें मसलते हुए उन्हें देखने की कोशिश की तो इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि वह सफ़ेद सफ़ेद गाड़ी वहाँ से अब गायब हो चुकी थी, जो सच में हिला देने वाली बात थी, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे वह गाड़ी अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी और अब उसका इस तरीके से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर सताने लगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद गाड़ी फुल स्पीड में भागते हुए इधर उधर निकल गई होगी। लेकिन मेरी धड़कनें अपने अंदर तेजी तो तब लेकर आई जब मुझे एक बार फिर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा। मैं एक बार के लिए पीछे पलटा तो मैंने देखा कि यह गाड़ी वही सफ़ेद कलर वाली गाड़ी मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अभी अभी तो उस गाड़ी को मैंने अपनी आंखों से यहाँ से गुजरते हुए देखा था, फिर यह गाड़ी पीछे से कैसे आ सकती है? मेरे दिमाग के अंदर कई बातों ने अपना डेरा जमा लिया था, लेकिन अभी भी मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह अनहोनी वाला काम कैसे हो गया। फिर मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर 2 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक आदमी ने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे। वही दूसरा आदमी एकदम बिंदास तरीके से सिगरेट फूंकता हुआ आराम से गाड़ी को ड्राइव करता हुआ एक बार स्टेशन पर रुक गया। क्योंकि मैंने उसे अपना हाथ दिखाया था, उसने गाड़ी रोकी तो मैंने उसे पूरी बात बताई और यह सुनकर वह आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा, भाई साहब आप नशे में हो क्या? क्योंकि उस आदमी ने बताया कि हमारी गाड़ी पहली बार इस स्टेशन की पटरियों से गुजर रही है। यह सुनकर मैं तो एक समय के लिए बहुत ही हैरान रह गया। फिर एक बार मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे इस स्टेशन पर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी खाई जा रही थी। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ा खतरा लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर मैं स्टेशन के उस रूम के अंदर जाकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक से मुझे बाहर की तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सुनने में किसी सामान्य औरत की लग रही थी और मैं जल्दी से उस रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक औरत अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए उस स्टेशन की पटरियों पर घूम रही थी। मैं जल्दी से उस औरत के पास पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा कि एकदम फुल स्पीड में भागती हुई ट्रेन बहुत ही तेज गति से उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसे हटने के लिए कहने लगा कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन मेरी बात उसके कानों तक पहुँच ही नहीं पाई। मैं बार बार बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता ही रहा, लेकिन उस औरत को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर अचानक से मेरा पैर किसी पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मैं औंधे मुँह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरने की वजह से मेरा एक हाथ अचानक से बोल पड़ा, यानी कि उसकी हड्डी अब टूट चुकी थी। मुझे बहुत ही जोर का दर्द महसूस होने लगा, मगर मैं किसी तरह हिलते हुए उठने की कोशिश करने लगा। फिर जब मैं उस जगह से उठा तो मैंने देखा कि मेरा हाथ मुझे बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जो कि मुझे अपने हाथ पर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। और जब मैंने एक नज़र पटरियों की तरफ मारी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे उस जगह पर ना ही तो कोई आदमी दिखाई दे रहा था और ना ही दूर दूर तक कोई आती हुई ट्रेन नज़र आ रही थी। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ सिर्फ एक छोटा सा छल हुआ था, जिसके अंदर मैं इस कदर फंस चुका था कि मैं अपने आप को मौत के घाट उतार देता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वह औरत कौन थी और उसके हाथ में एक वह बच्चा कौन था जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अब मेरे दिमाग में कुछ नए सवाल उत्पन्न हो गए, मगर इनका जवाब शायद उस स्टेशन की किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि उन सवालों का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। इससे पहले मैं किसी चीज़ को देख पाता या समझ पाता, मुझे किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दरअसल यह आवाज़ मेरे चारों तरफ से आ रही थी, केवल और केवल सन्नाटे के अलावा कोई नज़र ही नहीं आया। मगर बाद में मैंने देखा कि एक आग से भरा हुआ एक बहुत ही भयानक पक्षी मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उस पक्षी के मुंह के अंदर से आग की एक ज्वाला फूट रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही हैरान था। वह पक्षी
आग का एक स्रोत बना हुआ था। अब धीरे धीरे मेरा गला सूखने लगा। सच कहूँ तो उस वक्त मेरी क्या दशा थी ये सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी इन दास्तानों से गुजर चुका हो। उसी बीच मुझे एक बार फिर जोर से गाड़ी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ मेरे कानों के अंदर इस तरीके से गूंज उठी मानो मैं उस गाड़ी के साइलेंसर के एकदम करीब बैठा हुआ था। सच में उस वक्त मैं इतना सदमे में डूब चुका था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डर महसूस ही नहीं किया था। तभी मुझे अपने से थोड़ी ही दूरी पर एक बार फिर वही औरत नज़र आने लगी और उसके पीछे की तरफ वह सफ़ेद सफ़ेद गाड़ी जो मैंने पहले भी देखी थी। लेकिन इस बार उस गाड़ी ने एकदम से उस औरत के साथ साथ उस बच्चे को भी कुचल दिया और उन दोनों की हड्डी पसली टूटकर वहीं नीचे गिर पड़ी। इससे पहले मैं कुछ संभाल पाता कि अचानक से वह गाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में धुआं उड़ाते हुए मेरे करीब से निकल गई। और फिर जब मैं पीछे की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे उस औरत का शरीर नज़र आ रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे उसकी पूरी बॉडी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके साथ ही साथ वह सफ़ेद सफ़ेद गाड़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी, यानी कि वह वहाँ से निकल चुकी थी। और तभी ट्रेन की लाइट उस औरत पर पड़ी तो मेरा पूरा का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस औरत की गर्दन कटी हुई थी और उसके बच्चे की दोनों आंखें जिनकी कठपुतलियां बाहर निकली हुई थीं। यह नज़ारा जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही भयानक लगता है, लेकिन शायद उस ट्रेन की लाइट की वजह से वह औरत सफ़ेद सफ़ेद धुएं के अंदर एकदम से गायब हो गई और उसके साथ ही मैं भागता हुआ ट्रेन के पास पहुंच गया। फिर मैं सीधा उस ट्रेन के लोको पायलट के पास पहुंचा तो मैंने उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि इस स्टेशन को लोग भूत प्रेत का अड्डा क्यों मानते हैं। यह स्टेशन जितना दिखने में मासूम लगता है यह उतना ही खतरनाक और दिल दहला देने वाला है। मगर किस्मत वाले लोग इस स्टेशन पर रात में बच निकलते हैं, तो वहीं जिसकी किस्मत उनका साथ नहीं देती वह शैतानी शक्तियों पर अपना हक जमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ की बुरी ताकतें उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बना लेती हैं। और शायद उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मैं वहाँ से बचकर निकल गया। लेकिन दोस्तों आज भी वो घटना मुझे बहुत डराती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।